नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। मेरा नाम है लोकेश सिंह और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं आज का बेहतरीन करंट अफेयर, वो करंट अफेयर जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि कई सारे सवाल हमारे एग्जामों में बनते हैं करंट अफेयर से और लगातार पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो आज हम लोग उन्हीं को लेकर करेंगे चर्चा, एक छोटा सा विश्लेषण जहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्या इंपॉर्टेंस है इस करंट अफेयर के टॉपिक की, कैसे-कैसे ये आपके एग्ज़ाम में हो सकता है इंपॉर्टेंट, क्या-क्या सवाल इनसे बन सकते हैं, उन सारी चीज़ों की करेंगे हम लोग चर्चा। साथ ही साथ इस विश्लेषण में हम लोग आगे और पीछे की कहानियाँ भी जानेंगे कि क्या-क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से करंट अफेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शुरू करते हैं अपने आज के करंट अफेयर को, परंतु उससे पहले मैं चाहूँगा आप लोग अपनी कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए और जो-जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको साथ ही साथ लिखते रहिएगा, ताकि आपको आगे समझने में दिक्कत ना हो और एक ही बार में इस वीडियो को देखकर इस करंट अफेयर को आसानी से समझ लें, कंठस्थ कर लें। बार-बार आपको वीडियो ना देखना पड़े, अपना डेटा बर्बाद और अपना समय बर्बाद ना करना पड़े। इसलिए मेरी कोशिश है कि एक ही वीडियो में आपका सारा का सारा करंट अफेयर डाल दिया जाए, ताकि आपको आसानी से चीज़ें मिल जाएँ। मैंने कोशिश की है उस इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को आपके सामने रखने की, जो एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं जिस करंट अफेयर के। तो फाइनली शुरू करते हैं अपने आज के दिन के पहले करंट अफेयर से। पुष्प कुमार धमल, इनके बारे में आपने सुना होगा, जिनको प्रचंड के नाम से बड़ा जाना जाता है। तो फाइनली इनको वापस से मिल चुकी है नेपाल की सत्ता। नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है फाइनली। और अगर यहाँ पे बात करें इनके बारे में, तो कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी है इनकी चाइना से और 2025 तक इनकी सरकार रहेगी। इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद लगातार होता रहा है, ठीक है। सीपीएन माओवादी जो पार्टी है, उससे ये बिलॉन्ग करते हैं, उससे इनका गहरा नाता है, क्योंकि ये उसी पार्टी से आते हैं। तो आपको यहाँ पर पता चल गया है, हमारे यहाँ पर नए पड़ोसी, हमारे यहाँ पे पड़ोसी के नए प्रधानमंत्री बनते हैं। कौन? पुष्प कुमार धमल प्रचंड यहाँ पे नए प्रधानमंत्री बनते हैं नेपाल के। इसके बाद अगर बात करें, तो इनकी जो सरकार होगी, ये नई सरकार 2025 तक कार्यरत रहेगी, इस पद पे बनी रहेगी। अगर कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है तो। लगातार हम लोग नेपाल में देखते हैं सत्ता को लेकर लगातार लड़ाई यहाँ पर जारी है, लगातार सत्ता को लेकर यहाँ पे खींचातानी जारी है, जिसकी वजह से आपने काफ़ी ज़्यादा देखा होगा यहाँ पर चाइना का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, जिसके बाद यहाँ पर कई बार सरकार गिरने और वापस आने का भी संकेत देखने को मिलता है। तो पुष्प कुमार का धमल प्रचंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रो चाइना माने जाते हैं और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरे की सबब बन चुका है। हमारे हमें कहीं न कहीं नेपाल से अपनी नज़दीकों को बढ़ाना पड़ेगा। हम लोग ऑलरेडी नेपाल के साथ कई और समस्याओं को हैंडल कर रहे हैं। जैसे इससे पहले आपने सुना होगा कई जगह लैंड डिस्प्यूट्स को लेकर बात चल रही थी। कई जगह पर ये चीज़ें निकल कर आईं कि जो नेपाल है, नेपाल काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से नाराज़ था जो इंडिया में अग्निवीर जो परियोजना लेकर आई सरकार, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हिस्सा जब रिटायर हो जाते थे नेपाली फ़ौजी, जब वो अपने देश वापस जाते थे, तब उनको काफ़ी बड़ा एक हिस्सा पेंशन के रूप में उनको मिलता था। और हमारी इंडियन आर्मी के पास सबसे बड़ी समस्या ही ये थी कि हमारे पास एक बहुत बड़ा जो बजट आता था उसका अराउंड 60 टू 70% जो पैसा होता था वो हम लोग अपने रिटायर्ड लोगों को दे दिया करते थे, जिसके बाद सेना के पास उतना पैसा बचता ही नहीं था जिस पैसे का वो इस्तेमाल कर सके, जिस पैसे को वो आगे ले जा सके, लोगों को मतलब टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सके। तो उसको लेकर नेपाल यहाँ पे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा परेशान था। नेपाल ने बोला भी कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपने जवानों को पाकिस्तान और अन्य देशों की सेनाओं में भर्ती होने के लिए भेजेंगे। मतलब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे रिश्तों को बिगाड़ने की कोशिश की जाती रही है। परंतु फिलहाल अभी हमको ये देखना होगा कि आगे ये किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। इनके द्वारा रिप्लेस किया गया किसको? शेर बहादुर देवरा को यहाँ पर क्या किया गया? रिप्लेस किया गया, जो कि नेपाली कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे। यहाँ पर इनकी अगर जीत की बात की जाए तो प्रचंड माओइस्ट सेंटर पार्टी के मेंबर हैं एंड ये 32 सीटों से क्या हुए हैं, यहाँ पर जीत के सामने आए हैं। अब देखना ये होगा कि फाइनली आगे इंडिया और नेपाल के रिश्ते किस तरीके के रहते हैं, क्या चेंजेस यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे, वो यहाँ पर हमारे लिए थोड़ा सा रोचक विषय रहेगा आने वाले समय में। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर का, वो है हमारा स्पोर्ट्स इंडिया से रिलेटेड, ठीक है, खेलो इंडिया से संबंधित। और इस टॉपिक के बारे में अगर मैं आपसे कहूं तो ये शायद युवाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हमने एक वीडियो बनाया था
खेलो इंडिया को लेकर, जिसमें हमने बताया है कि यूपी में अगले जो खेलो इंडिया परियोजना है, यूनिवर्सिटी गेम्स वो होने वाले हैं, उनको लेकर सारी जानकारी दी थी, जिस पर काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने रिएक्ट किया, काफ़ी ज़्यादा बच्चों को वीडियो पसंद भी आया। उन्होंने बोला सर इन्फॉर्मेशन के साथ-साथ एक जागरूकता भी इससे फैल रही है, जिससे हम तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है। तो फाइनली अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, तो यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी के द्वारा यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया स्पोर्ट्स साइंस सेंटर। और ये इनॉग्रेट कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक के उडुपी में। कहाँ पर? कर्नाटक के उडुपी में। ध्यान रखिएगा, सवाल इससे बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अपॉइंटमेंट्स आपसे पूछी जाती है, सेंटर्स पूछे जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सरकार के द्वारा जो न्यू इनॉग्रेशंस की जा रही हैं उनके बारे में जरूर पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, कर्नाटक के उडुपी में यहाँ एक स्पोर्ट्स साइंस सेंटर डेवलप किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को अंडरस्टूड करना, उनके ऊपर रिसर्च करना, जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को हेल्प कर सके, उनकी फिजिकली, मतलब फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए, आज के टाइम पर पहले कभी ऐसा होता था कि भाई जो भी आपको मशक्कत करनी है, जो भी आपको मेहनत करनी है वो ग्राउंड पर करनी है, पर आज के टाइम पर दुनिया इतनी एडवांस हो गई है, एआई सिस्टम्स आ चुके हैं, आपके बॉडी के हर पोस्चर को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कहां पर आप गलती कर रहे हैं, उसको इंप्रूव किया जा सकता है यहाँ पर। तो इसी चीज को यहाँ पे लाने की कोशिश की गई है, ताकि स्पोर्ट्स को हम लोग और ज्यादा बढ़ावा दे सके, हम लोग स्पोर्ट्स में अपने खिलाड़ियों को और ज्यादा आगे लेकर आ सके। इसीलिए यहाँ पर इस स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की शुरुआत की गई है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से वो लगातार इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जितना हो सके युवाओं को नई नई चीज़ों से जोड़ा जाए, युवाओं को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में चीज़ों में क्या किया जाए, इन्वॉल्व किया जाए। स्पोर्ट्स है, एजुकेशन है, हर एक चीज़ को यहाँ पर क्या किया जाए, बराबर बराबर अधिकार दिया देने की कोशिश की गई, बराबर बराबर सपोर्ट करने की कोशिश की गई। तो खेलो इंडिया परियोजना इसी तरीके से भारतीय युवाओं को खेल में आगे लाने के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए हमेशा तैयार रहने के लिए कहीं ना कहीं करती है, प्रेरित करती है। उनको सपोर्ट करने के लिए ही यहाँ पर खेलो इंडिया प्रोजेक्ट को लाया गया था। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्पोर्ट्स बजट जो सबसे पहले लेकर आई थी, उसमें 854 करोड़ रुपीस अलॉट किए थे 2014 में, जब पहली मोदी सरकार बनी थी। इसके बाद ये बजट को बढ़ाते बढ़ाते आज के टाइम पर, वर्तमान समय पर 2022 में इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 3100 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। आप समझ सकते हैं कितनी तेजी से यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं, कितनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ताकि जितना ज़्यादा हो सके युवाओं को खेल से जोड़ा जा सके। देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पढ़ाई लिखाई करके, इस तरीके की वीडियोस देखकर अगर आपका कहीं ना कहीं मानसिक विकास हो रहा है, तो उसी हिसाब से आपकी फिजिकली बॉडी का भी विकास होना उतना ज़रूरी है। हम लोग सिर्फ किताबों के सहारे दुनिया नहीं जीत सकते, हमें अपने आप को शारीरिक रूप से भी क्या करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। हम केवल और केवल विज्ञान में डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के पूरी दुनिया में नहीं जा सकते, हमें स्पोर्ट्स में भी अपने आप को नीरज चोपड़ा साबित करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके के सेंटर्स को लगातार देश के अलग अलग कोनों में खोला जाए, ताकि ज़्यादा स्पोर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको यहाँ पे सपोर्ट मिल सके। जैसे कि कल हम लोगों ने देखा था नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स के बारे में, जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे होते हैं उनको मौका मिलता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का वो हिस्सा है जो बहुत ही ज़्यादा रिच है आर्ट एंड कल्चर की फॉर्म में। वहाँ पे हर घर में आपको एक संगीतकार मिल जाएगा, हर घर में इसके एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी मिलेगी आपको, हर घर में वहाँ पे आपको एक म्यूजिशियन मिल जाएगा। तो कहीं न कहीं अगर हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट को इतना बढ़ावा देने की कोशिश की है, तो क्यों ना पूरे देश में इस तरीके के छोटे-छोटे इवेंट्स किए जाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा को स्पोर्ट्स और इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ा जा सके और उनको आगे लेकर आ सके। तो खेलो इंडिया प्रोजेक्ट जो है वो इसी तरीके से काम करता है। फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हैं, गवर्नमेंट इस वक्त यहाँ पर कितना पैसा एक्सपेंड कर चुकी है 5 इयर्स के अंदर अंदर। तो यहाँ पर 3136 करोड़ रुपीस यहाँ पर क्या कर चुकी है गवर्नमेंट, अभी तक अपने लगा चुकी है। तो आप इस अमाउंट से ही समझ सकते हैं, नो डाउट अभी भी अगर मेरी नज़र में देखा जाए तो शायद ये बहुत ज़्यादा कम है, हमें अभी इसको और ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा। ज़्यादातर हम लोगों का ध्यान सिर्फ उन्हीं स्पोर्ट्स प्लेयर पर जाता है, जो स्पोर्ट्स प्लेयर कोई गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल कहीं कुछ जीत लेते हैं, परंतु उन खिलाड़ियों का क्या, जिन खिलाड़ियों के द्वारा कोई पदक नहीं जीता गया, क्या वो मेहनत नहीं कर रहे? वो भी मेहनत कर रहे। क्या वो देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। तो उनको भी कहीं न कहीं सपोर्ट दिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो इसीलिए इस तरीके के इनोवेशंस, इस तरीके की शुरुआत को हम लोगों का सहयोग मिलना ज़रूरी है, उनको सपोर्ट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कहाँ पर स्पोर्ट्स साइंस सेंटर शुरू किया गया, तो उडुपी में किया गया, किसके द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अनुराग ठाकुर जी, उनके द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर हमारा इंपॉर्टेंट कौन सा है। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर पीयूष गोयल अनवेल द राइट टू रिपेयर पोर्टल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है राइट टू रिपेयर को लेकर। जी हाँ, इसको लेकर काफी ज्यादा लगातार चर्चा चली आ रही थी कि भारत सरकार को यह अधिकार दिया जाना चाहिए, भारत सरकार के द्वारा इस तरीके के मामलों में क्या करना चाहिए, आगे आना चाहिए, लोगों के अधिकारों की यहाँ पे सुरक्षा करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि एक केस हुआ था जिसमें शमशेर कटियार, शेर सिंह, शमशेर कटियार, हाँ, शमशेर कटियार वर्सेस होंडा। तो ये केस था 2017 का। इस केस के बाद ये चीज चर्चा में आई, शमशेर कटियार जी के द्वारा एक गाड़ी खरीदी गई, गाड़ी खरीदने के बाद उसमें कुछ परेशानी आई, सर्विस सेंटर गए, सर्विस सेंटर ने बहुत ज़्यादा चार्जेस बताए, तो उन्होंने इसको गाड़ी को बाहर ठीक करवा लिया है। इसके बाद उन्होंने केस कर दिया कंपनी के ऊपर, और फाइनली ये केस जो था, ये 2017 का केस, ये हमको ये बताता है, ये जानकारी देता है कि भैया हर कस्टमर का अधिकार है कि वह अपने द्वारा खरीदी गई बिलोंगिंग सामान को का रिपेयरमेंट कहीं पर भी करवा सके। कई बार कंपनियां क्या करती हैं आपके ऊपर, खास तौर से एप्पल का नाम हमको बहुत सुनने को मिलता है। आप एक फोन खरीदते हैं, उस फोन में आपको साथ समस्या क्या होती है, अगर ये एप्पल का फोन मेरा खराब हो जाता है तो इस एप्पल के फोन के खराब होने के बाद मैं क्या करूंगा। भाई मुझे मजबूरी में जाकर कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे मजबूरी में जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर। अब सर्विस सेंटर अगर मैं जाता हूं, सर्विस सेंटर बोलेगा कि भैया सर इसकी स्क्रीन सही करने के लिए आपको कुछ नहीं तो कम से कम 10,000 रुपए लगेंगे। अब मैंने 30,000 का फोन लिया और 10,000 की क्या स्क्रीन में सही करवाऊंगा इसकी? बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। और वहीं पर अगर इसी फोन की स्क्रीन अगर मैं कहीं बाहर सही करवाता हूं तो वो स्क्रीन केवल कितने में सही हो जाएगी? मात्र और मात्र 3,000 रुपए, 2,000 रुपए में। तो क्यों ना मैं बाहर जाकर सही करवाऊं? जब वही क्वालिटी, वही चीजें अगर मुझे बाहर मिल रही है सस्ते में, तो क्यों ना मैं बाहर जाऊं। ठीक। तो यहां पर दूसरी चीज क्या है कि अगर कुछ चीजें ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल मान लो एक कोई नॉर्मल सी प्रॉब्लम थी और कस्टमर के द्वारा खुद ही उस चीज को खोलकर सॉल्व कर लिया गया, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया, तो क्या वो गलत है? नहीं। कंपनियां क्या करती हैं, अगर आपने गलती से भी किसी से खुलवाया तो ऐसे में आपका क्या, गारंटी और वारंटी जो होती है वो आपकी खत्म कर दी जाती है। अब यहाँ पर कंपनियां क्या करती हैं कि अपने पहले तो अपने पार्ट्स किसी दूसरी कंपनी को देती नहीं है, ना ही बेचती हैं थर्ड पार्टी को। अब जब देंगी नहीं तो ऐसे में क्या होगा, मजबूरी में कस्टमर को उनके सर्विस सेंटर में ही जाना पड़ेगा। जब कस्टमर सर्विस सेंटर पे जाएगा तो वो अपने मनमाने दाम उनसे वसूलेंगे। पहले तो कस्टमर आपकी सर्विसेज ले इतनी महंगी, और उसके बाद भी आपको उनको एड ऑन सर्विसेज जब देनी पड़ती हैं, रिपेयरमेंट या किसी भी तरह की, तो आप उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन्स डाल देते हैं। तो वो जो फ़ोन है वो आपका कहीं कभी 30,000 का नहीं रह जाता, वो एक तरह से इसे समझ लीजिए 40-50,000 रुपए का पड़ता है आपको कस्टमर को। तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, मतलब डिस्टर्बिंग था, कहीं न कहीं प्रॉब्लम दे रहा था लोगों को, परेशानी होती थी बहुत ज़्यादा। एप्पल मैंने इसलिए बोला क्योंकि एप्पल सबको पता है, सबको अच्छे से जानकारी है, ज़्यादातर लोग एप्पल खरीदते ही इसलिए नहीं कि ज़रा-सी भी अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो लेकर कहाँ-कहाँ भटकेंगे। कौन इतना महँगा खर्चा पालेगा, ठीक है? एप्पल का फ़ोन मतलब हाथी पालने जैसी कंडीशन है कि आपने हाथी पाल लिया है, अब उसकी घास खरीदने के लिए, उसको 3 वक़्त का खाना खिलाने के लिए भी आपके पास पैसा नहीं है। तो वो वाली स्थिति हो जाती है। और यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा इसी चीज़ को क्या किया गया है, हैंडल किया गया है। एक पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल की खास बात क्या होगी, ये कस्टमर्स को, लोगों को जानकारी देगा राइट टू रिपेयर के बारे में, जो भी आसपास सर्विस सेंटर्स हैं उनकी जानकारी देगा, उसमें जो होने वाली प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है उसके बारे में भी जानकारी देगा। और इन सारी जानकारियों को एक जगह पर लाने का काम किसके द्वारा किया गया है, इस पोर्टल के द्वारा किया गया है, राइट टू रिपेयर। ध्यान रखिएगा, क्या राइट टू रिपेयर। कई बार ये पूछा जाता है कि राइट टू रिपेयर जो कानून है वो किसके अंतर्गत आएगा, तो ध्यान रखना ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत आएगा। यहां पर लिखा हुआ नहीं है, मैं यहां पर लिख देता हूं। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया
ये आर्टिकल मतलब कि ये जो राइट है आपका, ये जो अधिकार है राइट टू रिपेयर, ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आपका आएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत। तो इसको में अमेंडमेंट करके इसके अंतर्गत इसको लाया गया है और आम जन को, आम व्यक्तियों को इसका अधिकार दिया गया है कि वह अपने द्वारा लिए गए प्रोडक्ट को जैसे चाहे वैसे सही करवा सकते हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसका कचुम्बड़ा निकाला और उसको सही करवाने पहुंच गए, नहीं। कोई जेन्युइन जो प्रॉब्लम होती है उसको सही करवाने को लेकर अधिकार है। शुरुआती समय में इसके जो अधिकार दिए जाएंगे वो मोबाइल फोन्स के लिए दिए जाएंगे, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स एंड जो फार्मिंग इक्विपमेंट होंगे उनके लिए दिए जाएंगे। अगर आप इसकी वेबसाइट को ओपन करेंगे और देखेंगे तो फिलहाल अभी बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है, परंतु हाँ कुछ छोटी मोटी जानकारियां अभी से यहां पर मिलनी धीरे धीरे शुरू हो गई हैं। अगर हम लोग इसके बारे में और जानना चाहें तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार आप खुद भी इसकी वेबसाइट पे जाइए और वहां पे जाकर चेक जरूर कीजिए ताकि आपको यहां पर एक अच्छी जानकारी मिल सके, आपको एक अच्छे से पता चल सके कि आखिर ये राइट आपका काम किस तरीके से करेगा, आखिर किस तरीके से आप अपने अधिकारों का यहाँ पे क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही होगी, आपको पता चल रहा होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ राइट टू रिपेयर के बारे में, तो आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन के बारे में भी जानकारी मिलती है और वो एप्लीकेशन इसी वेबसाइट के साथ क्या है, कंप्लीटली कोरिलेटेड है, जुड़ी हुई है। और उस वेबसाइट के माध्यम से भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी जानकारियों को यहाँ पर साझा कर सकते हैं, अपनी जानकारियों को यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और इसे डाला गया है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, किसके अंतर्गत रखा गया, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट के अंतर्गत रखा गया है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि आखिर इससे फायदा क्या क्या होगा, आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। इफ यू कैन नॉट फिक्स इट यू डू नॉट ओन इट, ये जो बात कही गई है बिल्कुल सही कही गई है। रिपेयर इज बेटर देन रिसाइकल, सबसे पहले मैंने अभी बोला क्या, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का भी काम कर रहा है एक तरह से देखा जाए। क्योंकि अगर आप हर बार एक नई चीज खरीद रहे हो, एक नया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद रहे हो, तो उससे क्या होता है, उससे कहीं ना कहीं आप वेस्ट जनरेट कर रहे हो, एक ऐसा ई वेस्ट जनरेट कर रहे हो जिसे कहीं ना कहीं डिकम्पोज कर पाना, उसे कहीं ना कहीं सेग्रीगेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फॉर एग्जांपल इसी मोबाइल में जो लिथियम आयन बैटरी पड़ी हुई है, आखिर उस लिथियम आयन बैटरी को किस तरीके से सेग्रीगेट किया जाए, अगर वो खराब हो जाएगी तो उसे कहाँ फेंका जाएगा, किस तरीके से उसे डिकम्पोज किया जाएगा, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, लिथियम आयन बैटरीज को निकालने के लिए भी हम लोग कितना ज्यादा कार्बन मेंटेन, मतलब कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, आप खुद सोचिए। तो कार्बन मेंटेन तो हो नहीं रहा, उत्सर्जन उल्टा ज्यादा हो रहा है। भले ही हम लोग लिथियम आयन बैटरीज की तरफ, लिथियम आयन स्कूटर्स, गाड़ीज, व्हीकल्स, इन सब की तरफ मूव कर रहे हैं, नो डाउट ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, परंतु जो बिजली बनाई जा रही है वो तो बनाई उसी कोयले से जा रही है। दूसरा, वो लिथियम आयन निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर जो गड्ढे खोदे जा रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, वो भी तो कहीं ना कहीं उसको कैसे आप भरपाई करोगे। बस ये है कि उसका इम्पैक्ट आने वाले 30-40 सालों के बाद शायद हमको दिखाई दे, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने अभी हाइड्रोजन फ्यूल की बात करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर भी है, राइट टू रिपेयर को भी क्या इन्वायरमेंट के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा रखा गया है। कि जैसे एप्पल को लेकर के एप्पल ने बोला भाई प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज्यादा जनरेट होता है, इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, केबल और आपको एक केबल देंगे, चार्जिंग केबल देंगे, आपको पोर्ट नहीं देंगे, उससे प्लास्टिक वेस्ट कम हो जाएगा। कैसी बात करते हो, आपने उस एक पोर्ट को बचाने के चक्कर में सिर्फ कस्टमर से पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया कि अगर आप हमसे पोर्ट खरीदोगे तो वो 2000 रुपए का, 3000 रुपए का हम आपको पोर्ट देंगे। फिर उसके साथ क्या किया आपने, एक चीज और कर दी कि अब हमारे में केवल वो फोन वाला जैक नहीं लगेगा, केवल हमारा वाला जैक लगेगा। अगर आप हमारे जैक के अलावा कोई दूसरा जैक उसमें लगाओगे तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो ये कहीं ना कहीं अपने को क्या एक अलग मोनोपोली बनाने का एक तरीका है, ताकि कस्टमर मजबूर हो जाए हमारा ही प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं गलत है, वो कंपटीशन को गलत एक नेगेटिव डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। फाइनली यहाँ पे जरा बात करते हैं, तो रिपेयर इज बेटर देन रिसाइकल, सबसे पहली बात, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो यहां पर आपके सामने आता है। ठीक है, मेकिंग अवर थिंग्स लास्ट लॉन्गर इज बोथ मोर एफिशिएंट एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन द माइनिंग देम और रॉ मटेरियल।
भैया रॉ मटेरियल जमीन से खोद के निकालने से अच्छा ये जो आपके पास सामान है उसको जितना हो सके लंबे समय तक इस्तेमाल कीजिए। अब कुछ लोग यहाँ पर मेरी बात सुनकर बोलेंगे सर आपके पास तो खुद एप्पल का आईफोन है। तो भैया अगर तुम इस एप्पल के आईफोन को देखोगे तो बहुत पुराना वाला मॉडल है, बड़ा छोटा सा ये मॉडल है। अगर तुम इसे देखोगे तो बड़ा छोटा सा ये मॉडल है, ठीक है। आप देखो इसको, बहुत छोटा सा ये बेचारा मॉडल है और आज का नहीं है। एप्पल SE जब पहला वाला आया था ये वो वाला फोन है, बड़ा छोटा सा ये फोन है और पता नहीं कितने सालों से मेरे पास है। शायद 2018 के आसपास के समय की बात है जब मैंने ये फोन लिया था और तब से अब तक मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। गारंटी खत्म हो गई, वारंटी खत्म हो गई, बैटरी खराब हो गई तो मैंने फ़ोन बदलने की जगह पर बैटरी बदलवा ली, अब बढ़िया चल रहा है। बीच में 2 बार मेरा एक्सीडेंट हुआ जिसमें भगवान की दया से मैं बच गया, परंतु फ़ोन की स्क्रीन टूट गई तो दोनों बार स्क्रीन चेंज करवाई, परंतु फ़ोन मैंने नहीं बदला। फ़ोन अभी भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही चल रहा है। तो जब तक चलता है चलने दो, जब तक उसमें मेजर एकदम वो अपना आत्मसमर्पण ना कर दे तब तक मैं उसको इस्तेमाल करता रहूँगा, क्योंकि मैं इस चीज़ को मानता हूँ, समझता हूँ। जितना हो सके ई वेस्ट को कम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देन रिपेयर सेव अस मनी, पैसा बचाने में काफी ज्यादा सहायक है ये रिपेयरमेंट। द फिक्सिंग थिंग ऑफर अ फ्री एंड यूजुअली cheaper than a replace them, ठीक है। डूइंग द रिपेयर यूजफुल सेव योर मनी। रिपेयर टीच अस अ इंजीनियरिंग, कहीं ना कहीं हर चीज को रिपेयर करना हमें क्या एक नई चीज सिखाता है। जब आप फोन खरीदने के लिए जाते हो तो आपको कुछ पता नहीं चलता, पर जब आप उस फोन को आप खुलवाते हो, रिपेयर करवाते हो अपने सामने, तो आपको पता चलता है अच्छा स्क्रीन यहाँ पे कनेक्ट है, बैटरी यहाँ कनेक्ट है। इस तरीके से चीजें भले ही आप नहीं कर पाएंगे, परंतु आपका माइंड में एक इंजीनियर पैदा होता है उस समय पर, ठीक है। कई बार जब हम लोग जाते हैं अपने लैपटॉप का पता चला कीबोर्ड चेंज करवाने गए, पता चला अच्छा ये तो जरा सा होता है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बस ऐसे निकाला और कर दिया, हो गया, इसके 800 रुपए। परंतु आप ये सोचिए कि आपका इंजीनियरिंग माइंड उस समय क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। आपको ये पता चलता है कि अगर मैं छोटी मोटी चीजें सीख लूं तो शायद मैं खुद भी इन समस्याओं का हल अपने आप अपने घर में कर सकता हूं। आगे अगर बात करें तो यहाँ पे आता है क्या, रिपेयर सेव द प्लैनेट। नो डाउट ये बात बिल्कुल सही है, ऊपर वाले पॉइंट से बिल्कुल कनेक्टेड है कि जब आप लोग अपने रिसोर्सेज को, अपने सामान को ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करोगे तो रॉ मटेरियल यहाँ पे क्या कम एक्सट्रैक्ट होगा, कम एक्सट्रैक्ट होगा तो प्लांट को क्या मिलेगी, यहाँ पर एक अच्छी लॉन्ग लाइफ मिलेगी। जो हम लोग रॉ मटेरियल यहाँ से निकाल निकाल के बर्बाद कर रहे हैं, मैंने लिथियम आयन बैटरीज का बार बार एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज आने वाले समय में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा करेगी कि आखिर उनको सेग्रीगेट कैसे किया जा सके, उनकी समस्याओं का निदान कैसे किया जा सके। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको राइट टू रिपेयर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर हम लोग एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको और डिटेल देंगे और जानकारियां आपको देंगे ताकि आप चीजों को और अच्छे से समझ पाएं, आप तक पहुंच पाएं। आगे बात करते हैं, लद्दाख सेलिब्रेट द लोसर फेस्टिवल। लोसर फेस्टिवल लद्दाखी न्यू ईयर होता है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कई बार आपसे ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स के बारे में पूछ लिया जाता है, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से पता होना चाहिए इस फेस्टिवल के बारे में और इस तरीके के और भी अन्य फेस्टिवल्स के बारे में। जैसे कि आपसे कई बार पूछा जाता है ओणम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, किस देश के द्वारा मनाया जाता है, इस तरह की चीजें यहाँ पे आपके सामने हमेशा आती रहती है। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी ये लद्दाखी नववर्ष है जो कि 24 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। कब होता है सेलिब्रेट? 24 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है एज अ लद्दाखी न्यू ईयर, ठीक है। ये एक मेजर सोशो रिलीजियस फेस्टिवल है जहां पर पूरी तरह से एक लद्दाखी कम्युनिटी एक जगह पर इकट्ठा होती है और इस त्योहार को क्या करती है, नाच गाकर सेलिब्रेट करती है, ठीक है। लोसर फेस्टिवल नए साल में 9 दिन तक मनाया जाता है। कब तक मनाया जाता है? तो 9 डेज तक सेलिब्रेट किया जाने वाला ये फेस्टिवल है, ध्यान रखिएगा। कब तक? 9 डेज तक सेलिब्रेट किया जाने वाला ये फेस्टिवल है जिसमें भगवान देवी देवताओं के नाम लेकर क्या यहाँ पर प्रार्थनाएं की जाती हैं, गीत संगीत बजाए जाते हैं और उनको धन्यवाद किया जाता है आने वाले समय के लिए और पीछे बीती हुई विपदाओं से, समस्याओं से बचाने के लिए क्या किया जाता है, धन्यवाद किया जाता है। देन अगर यहाँ पर बात की जाए, इसके अलावा अगर यहाँ पर बात की जाए तो इस फेस्टिवल के या इस त्योहार के समय पर क्या लामा जोंगिया और दादा दादी की परंपरा की भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो जो 3 लामा होते हैं, लामा मतलब कि जो बौद्ध धर्म में प्रधान होते हैं, जो मुखिया जो होते हैं, ठीक है, धार्मिक रूप से जो मुखिया लोग होते हैं, वो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बड़े बुजुर्गों के रूप में पारंपरिक रूप से क्या भूमिका निभाते हैं, लोगों को आशीर्वाद देना, लोगों के साथ मिलना, बातचीत करना, ये सारी चीजें।
तो यहाँ पर आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादा बड़ा तो नहीं था परंतु इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए हमारे लिए यहाँ पर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता होना चाहिए न्यू ईयर फेस्टिवल कौन सा है लद्दाखी, और लद्दाखी न्यू ईयर कौन सा होता है, ये कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है अटल इंक्यूबेशन सेंटर AIC साइन एग्रीमेंट विद MSME। तो MSME के साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है, एट द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। ये एग्रीमेंट किसके लिए किया गया है, तो ये इनोवेशंस को एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए, इनोवेशंस को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए इसको क्या किया गया, यहाँ पर साइन किया गया। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं AIC पिनेकल। क्या बोला जाता है, AIC पिनेकल बोला जाता है। चलिए, तो यहाँ पे नई तकनीक को एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए, तकनीक को ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको क्या किया गया, MSME के साथ इनका एक टाई अप हुआ है, जिसमें कि ज्यादा बेहतर तकनीक, ज्यादा बेहतर रिसर्च को क्या किया जाएगा, प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी। जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ज्यादा तेजी से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। जितनी भी चीजें होती हैं उनको लोगों तक लाने की कोशिश की जाएगी, इनोवेशंस को लोगों तक लाने की क्या की जाएगी, यहाँ पर कोशिश की जाएगी। इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो एक्चुअल में क्या है कि जो कार्बन इमिशन जो होता है उसको क्या करना, जितना हो सके उतना ज्यादा कम करना, नेट जीरो कार्बन इमिशन के प्रोडक्ट जो टारगेट है उसको क्या करना, अचीव करने की कोशिश करना। नो डाउट, फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए, MSME की ने ही क्यों किया, तो MSME क्या, माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज। अब छोटी छोटी कंपनियां या फैक्ट्रियां जब लगती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये छोटी छोटी जो कंपनियां होती हैं कई बार अपने मुनाफे, प्रोडक्ट के फायदे के लिए, इन सब के लिए क्या करते हैं, कई बार बहुत ज्यादा ओवर वर्क कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार कार्बन उत्सर्जन बहुत ज्यादा होता है। तो नए इनोवेटिव तरीके से चीजों को इस तरीके से तैयार करना, बनाना, ताकि यहाँ पे कार्बन एमिशन बहुत कम हो सके। जितना ज्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पर क्या किया जाएगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए उतना ज्यादा बेहतर है, उतना ज्यादा क्या किया जाएगा, कार्बन, नेट जीरो कार्बन के टारगेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्या साइन किया गया है AIC के द्वारा, MSME के द्वारा, ठीक है, किसके साथ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ यहाँ पर क्या किया गया, टाई अप किया गया, साइन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे अनिल कुमार। अब अनिल कुमार जी को यहाँ पर क्या CEO अपॉइंट किया गया है, रेलवे बोर्ड चेयरमैन का क्या CEO यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे आपको इतना ही पता होना चाहिए, वैसे ये पहले भी रेलवे बोर्ड में ही काम करते थे, ठीक है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर के रूप में, परंतु अब इनको क्या रेलवे बोर्ड का CEO अपॉइंट कर दिया गया। क्या अपॉइंट कर दिया गया, रेलवे बोर्ड का CEO अपॉइंट कर दिया गया। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अनिल कुमार रोथिली जी यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि अब 1 जनवरी से इस कार्यभार को संभालेंगे और ये जगह लेंगे किसकी, विनय कुमार त्रिपाठी की। किसकी जगह लेंगे, विनय कुमार त्रिपाठी जी की जगह लेंगे, और ये नए यहाँ पर CEO के रूप में अपना पदभार संभालेंगे। कब से, 1 जनवरी से। ध्यान रखिएगा ये चीज। एक छोटा सा सिंपल सी इंफॉर्मेशन जहां पर अपॉइंटमेंट को लेकर कई बार सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ग्वालियर गौरव दिवस। ग्वालियर गौरव दिवस क्या है, तो आपको ये भी पता होना जरूरी है ग्वालियर गौरव दिवस के बारे में। ग्वालियर, अब हम लोगों ने कल बात की थी अटल बिहारी वाजपेयी जी को लेकर, हम लोगों ने उसके ऊपर एक डेडिकेटेडली वीडियो बनाया था। सुशासन दिवस और गुड गवर्नेंस को लेकर हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी। इसी दिन को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, इसी दिन को लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि नो डाउट अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्म हुआ था वो ग्वालियर में हुआ था, ठीक है, 25 दिसंबर को। इसीलिए यहां पर क्या किया गया है कि ग्वालियर में अगर किया गया तो ग्वालियर में एक ग्वालियर गौरव दिवस के रूप में इसको क्या किया गया, शुरू किया जाएगा। और लोगों तक क्या, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किए गए कामों को, उनके द्वारा लिए गए स्टेप्स को पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, ताकि ज्यादा बेहतर तरीके से लोग अटल बिहारी वाजपेयी और उनके द्वारा किए गए कामों को पहचान सकें, उनसे अपने आप को जोड़ सकें। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखिएगा, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को यहाँ पे ग्वालियर दिवस, गौरव दिवस के रूप में शुरू किया गया है। द सन ऑफ ग्वालियर इनको कहा जाता है, नोन एज द सन ऑफ ग्वालियर, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे ध्यान रखिएगा 25 दिसंबर को ही ये दिन क्या किया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इसको क्या किया गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अनाउंस किया गया था। इस दिन 25 दिसंबर, मतलब 25 दिसंबर के दिन ही यहाँ पर क्या किया गया, कई सारे नाइट लैंप्स को एक साथ जलाया गया, ठीक है, प्रकाशित किया गया हवा में। तो इनका जन्म ग्वालियर में 25 दिसंबर को होता है। और अन्य जानकारी अगर जाने तो यहाँ पर इस क्या एक बहुत बड़ा एक स्टैचू बनाया जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का ग्वालियर में,
हो सकता है मे बी ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा छोटी दिख रही हो, इसलिए मैं आपको बोल के एक-एक लाइन यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक क्या बहुत बड़ा स्टैच्यू बनाया जाएगा। साथ ही साथ एक ग्रांड मेमोरियल बनाया जाएगा, जहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी हुई जानकारियों को साझा किया जाएगा और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें ई-लाइब्रेरी को भी रखा जाएगा। इस प्रोग्राम में कल जी मतलब 25 दिसंबर को हुए इस प्रोग्राम में ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल थे। अब यहाँ पर जो ग्रांड मेमोरियल बनाया जा रहा है अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, इसकी खास बात क्या होगी? तो उसमें उनके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें, उनके द्वारा कई डिफरेंट लिखी गई किताबें, पुस्तकों को वहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा और एक ई-लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। इसके अलावा वहाँ पर एक रिसर्च सेंटर भी क्या किया जाएगा? एस्टेब्लिश किया जाएगा और ऑडियो, वीडियो, विजुअल के द्वारा लोगों तक क्या संदेश पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। अगर कभी आप लोग वॉर मेमोरियल गए हो, दिल्ली में जो न्यू वॉर मेमोरियल बनाया गया, अगर कभी आप लोग वहां पर गए हो तो शायद आप वहां की गैलरी को, वहां के जो कंप्लीट एक मेमोरियल बना हुआ है, अगर आप उसको देखोगे तो आपको इस चीज का एहसास हो जाएगा, अंदाजा लग जाएगा एंड आप इजीली इन चीजों को क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो कि कुछ वैसा ही यहाँ पर भी बनाए जाने की बात की जा रही है। फाइनली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया? 4,500 हेक्टेयर के जमीन को क्या किया गया? एलोकेट किया है इस पूरे के पूरे मेमोरियल और इस पूरे के पूरे काम के लिए। तो आपको ये चीज़ फाइनली पता चल गई है। हम लोगों ने इससे पहले भी बोला था कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सुशासन दिवस जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को लेकर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा किया जाता है, क्या कारण था, उनके द्वारा क्या चीज़ों पर ध्यान दिया गया, किस तरीके से बेबाक तरीके से सरकार चलाई जाती है, देश को संभाला जाता है, ये शायद अगर कोई बताए तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम ज़रूर वो रखेगा, ज़रूर ऐड करेगा। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जिस तरीके से अपना सर्वस्व न्यौछावर करके देश की सेवा में लगे, उनके पास बहुत से ऐसे मौके आए थे। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो मात्र कुछ माह के लिए प्रधानमंत्री बनता है और उसके तुरंत बाद अविश्वास मत की वजह से मात्र एक वोट से उस व्यक्ति की सरकार चली जाती है। ठीक है? कोई व्यक्ति पूरे के पूरे देश को एक साथ संगठित करके एक पूरी की पूरी सरकार बनाता है और मात्र 16 दिन के अंदर-अंदर वो सरकार गिरा दी जाती है। ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति इतने ज़्यादा संयम के साथ, इतने ज़्यादा धैर्य के साथ लगातार देश सेवा में लगा रहे। तो ये कहीं न कहीं सुशासन नहीं तो क्या है? ठीक है? तो आपके लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी या उनके दिए गए काम या इस तरह की उनके आसपास जो भी एक्शंस हुए थे उनको लेकर कई बार चीजें पूछी जा सकती या पूछी जाते रहते हैं। सुशासन दिवस को लेकर तो नो डाउट 100% पूछा जाता रहता है। चलिए आगे बात करते हैं। छोटा सा एक पॉइंट है, इंटरनेशनल डे फॉर एपिडेमिक प्रिपरेशन प्रिपेयर्डनेशन इन 2022। तो इसे सेलिब्रेट किया जाता है दिसंबर 27 को। इसे सेलिब्रेट करना बोलें या ऑब्जर्व करना बोलें, ये थोड़ा सा मतलब अजीब लगता है। मैं बार बार सेलिब्रेट वर्ड यूज करता हूँ, परंतु इसे ऑब्जर्व करना बोला जाएगा। ये कोई सेलिब्रेशन का कोई त्योहार नहीं है जिसे आप सेलिब्रेट करें। कहीं ना कहीं ये जिज्ञासा, जागरूकता लाने के लिए लोगों के बीच किया जाता है, इसीलिए इसे ऑब्जर्व किया जाना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। ठीक है, तो ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 36 यूएनजीसी मीटिंग हुई थी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के दौरान 7 दिसंबर 2020 को ये डिसाइड किया गया कि अब से हर साल 27 दिसंबर के दिन को यहाँ पर हम लोग क्या एपिडेमिक प्रिपरेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे या इसे ऑब्जर्व करेंगे, जिसका माध्यम होगा या जिसका जो मुख्य लक्ष्य होगा वो होगा लोगों में, साथ साथ देशों में जागरूकता लाना, संगठनों में जागरूकता लाना और उनको प्रिपेयर करना किसी भी तरह की आने वाली विपदा से। हम लोगों ने 2019 के लास्ट मतलब कि 2020 के स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक वायरस के बारे में सुना, कोविड-19, और कोविड-19 को लेकर लगातार हम लोग समस्याएं देखते रहे हैं। किस तरीके की समस्याएं हम लोग वहां पर उस समय पर झेल रहे थे, क्या क्या चीजें हम लोगों ने फेस की हैं, आप ये चीज समझ सकते हैं। आप इस चीज को कहीं ना कहीं खुद देखिए कि यार क्या हम लोगों ने फेस किया था उस समय पर। उन 2 सालों में हम लोगों ने अपने आसपास कई ऐसे लोगों को क्या कर दिया, खो दिया है। ठीक है, हम लोगों ने कहीं ना कहीं इस समस्या को बहुत ही ज़्यादा करीब से देखा है। हम लोगों ने अभी भी आपका BA.7 जो नया एक वेरिएंट आया है चाइना में, आप समझ सकते हैं वहाँ की मोर देन 60% आबादी उससे ग्रसित है। उनकी ज़ीरो कोविड पॉलिसी भी काम नहीं कर पाई और ऐसे में इंडिया जैसा देश अगर संगठित होकर एक साथ खड़ा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
हम लोगों को अभी भी इस समय बीमारी से अभी आगे भी लड़ना है और आने वाली और कई समस्याओं से भी हमको ऐसे लड़ना है साथ में मिलकर। परंतु उसके लिए हमको सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, हमें मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें दूरियां बना के रखनी पड़ेंगी एक दूसरे से, ताकि ये वायरस एक से दूसरे व्यक्ति तक ना पहुंच पाए। आपने नोटिस किया होगा हाल ही में कुछ दिनों में न्यूज़ आनी शुरू हो गई कि जो नए वेरिएंट का वायरस है वो कई लोगों में दिखना शुरू हो चुका है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हो सके तो प्लीज़ अपने घरों में सुरक्षित रहें। ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा व्यर्थ बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने घर में सुरक्षित रहिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। जो छोटे बच्चे हैं उनको जागरूक कीजिए इसके प्रति, ताकि उनमें जागरूकता फैले, वो भी आने वाले समय में कि क्या है हमारी पहचान है, वो आने वाले समय में इस देश का क्या है एक आधार बनेंगे। तो कहीं न कहीं उनको ये संदेश मिलना ज़रूरी है कि जब कभी इस तरह की समस्या हमारे सामने आए तो उससे लड़ना किस तरीके से, किस तरह से एक साथ खड़े रहना है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा इसका क्या एजेंडा है। तो लोगों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर आना 2030 तक इसका क्या है मुख्य एजेंडा है, और लोगों में एपिडेमिक को लेकर भी क्या ज़्यादा संदेश पहुंचाने की भी यहाँ पर कोशिश की गई है। फाइनली अब हमारे पास कुछ सवाल हैं। आई होप इन सवालों के आप आसानी से जवाब दे पाएंगे अगर आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है। सबसे पहले, पुष्प कुमार धमल प्रचंड हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। आपको यहाँ पे कोशिश करनी है कि आप 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर दे दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा पढ़ाया हुआ टॉपिक है। तो वो होता है ना वॉमिट करने वाली कंडीशन, अभी पढ़ाया तो अभी तो आंसर कर ही सकते हो, तो एटलीस्ट आप अभी तो आंसर कर ही दीजिए। तो 10 सेकंड के अंदर अंदर अगर आपको आंसर करना है तो आप आंसर यहाँ पर क्या लगाएंगे? बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव एंड मारुति। तो नो डाउट राइट आंसर इज नेपाल। आपको अभी बताया ही था थोड़ी देर पहले ही, ठीक है। नेपाल आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर इनॉग्रेट द स्पोर्ट्स साइंस सेंटर इन विच सिटी। किस शहर में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की इस्टेब्लिशमेंट किया गया अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा, जो कि यूथ अफेयर्स मिनिस्टर हैं? पुणे, अमरावती, उडुपी या वाराणसी। आप लोग यहाँ पे क्या आंसर लगाएंगे? ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है जिनका आपको यहाँ पर आंसर करना है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? चलिए जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन में आप आंसर क्या लगा कर आएंगे? द राइट आंसर इज उडुपी। आंसर क्या होगा? सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उडुपी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द गोल of developing a framework for the right to repair in India. What is the goal of developing a framework for right to repair in India? क्या है वो फ्रेमवर्क? यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। क्या क्या दे रखा है? एक दे रखा है टू empower the consumer and product buyer in a local market। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है? टू हार्मोनाइज ट्रेड बिटवीन द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एंड द थर्ड पार्टी बायर एंड द सेलर। ठीक है। टू इम्फेज द डेवलपिंग द सस्टेनेबल प्रोडक्ट कंजम्पशन एंड टू रिड्यूस ई वेस्ट। और चौथा आखिरी पॉइंट दे रखा है ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको 10 सेकंड में करना होगा तो आप क्या बेस्ट आंसर अपना लगा कर आएंगे? यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ऑप्शंस ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा। मैंने जितनी बातें बोली, जितनी बातें आपको पढ़ाई हैं, अगर आपने ठीक से उनको सुना है, अगर आपने ठीक से उनको इंप्लीमेंट किया है तो आप इसका आसानी से आंसर कर सकते हैं। क्या लगाएंगे आप यहाँ पे आंसर अपना? चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर लगा कर आओगे आप? एग्जैक्टली 10 सेकंड में अगर आपको आंसर करना है। आपको याद होगा मैंने ये सारे ही पॉइंट आपके सामने एक्सप्लेन किए थे, और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ऑल ऑफ द अबव आपका यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। वेरी गुड। अगर आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को सही से अटेम्प्ट किया है तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज आखिरी संदेश जो मेरा है आपके लिए वो ये है, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप हमें बताइए आप कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहते हैं। जिन टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियो बोलेंगे हम उनको बनाने की कोशिश करेंगे, आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि इनोवेटिव तरीके से आपको वो ज्ञान दिया जा सके, आपको वो चीजें प्रोवाइड करवाई जा सके जो आपके सिलेक्शन में सहायक हो सकती हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने भाई बहनों को शेयर कीजिए और इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ सके, हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन सके। एंड प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका प्यार हमें इस सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करके ही मिल सकता है।
फिलहाल इस वीडियो में करंट अफेयर के इस क्लास में इतना ही था। अगले वीडियो में कल फिर मिलेंगे शाम को ठीक 5 बजे और हम लोग बहुत सारे करंट अफेयर को डिस्कशन करेंगे इसी तरीके से। मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद।